अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने थोड़ी सी बात की थी रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स की बेसिक्स के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रेजिंग ऑपरेटर्स क्या होती हैं और लोअरिंग ऑपरेटर्स क्या होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो रेजिंग ऑपरेटर होते हैं जब वो क्या करती हैं, वो वन यूनिट जो होती है वो आइगन वैल्यू को इंक्रीज कर देती हैं, और जो लोअरिंग ऑपरेटर्स होती हैं वो वन यूनिट आइगन वैल्यू को डिक्रीज कर देती हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आज हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आज हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक हो गया। ये वाले क्वेश्चन जो है आज हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, या भाई बहुत सो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे ये जो जे प्लस ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम को आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं और जे से भी डिनोट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने जे से डिनोट किया हुआ है। तो इफ जे प्लस एंगुलर मोमेंटम इज द जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। जे प्लस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये रेजिंग ऑपरेटर है, तो हम इसलिए इसको हमने क्या करना है, इसी को यूज़ करना है। तो अगर ये जनरलाइज इसका वो फॉर्म में हम लिखेंगे तो फिर हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, टोटल एंगुलर मोमेंटम की और जी कंपोनेंट की। तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है और इस पर हमने क्या किया, वेव फंक्शन को अप्लाई किया है जे एम को। तो आप जानते हैं कि जब भी वेव फंक्शन को एंगुलर और किसी भी ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, आइगन वैल्यू मिलती है। तो हमें क्या मिलती है, आइगन वैल्यू हमें वो मिलती है। तो ये हमारा क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। इसका मैं साइज जो है ना थोड़ा सा डिक्रीज कर दूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है और ये हमारा जी कंपोनेंट है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वैसे तो आप जानते हैं तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है और जी कंपोनेंट होता है। लेकिन जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, जी कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का जी कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि जो जी कंपोनेंट होता है ये इजी टू सॉल्व होता है, और जो एक्स और वाई कंपोनेंट होती है एंगुलर मोमेंटम अगर वो हम लें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है सॉल्व करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका जी कंपोनेंट ही हमेशा हम यूज़ करते हैं। और आपने क्वांटम मैकेनिक्स में आप जब भी एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो आप हमेशा जी कंपोनेंट की ही बात करेंगे। तो जी कंपोनेंट पे भी हमने क्या किया, ऑपरेटर को अप्लाई किया, तो ये हमारी आइगन वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये आइगन वैल्यू और ये वेव फंक्शन हमारा एज इट आ जाता है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी वेव फंक्शन को ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं, ये हमारा ऑपरेटर है, तो ये हमारा वेव फंक्शन को अप्लाई किया तो ये हमें आइगन वैल्यूज मिल गई और ये हमें वेव फंक्शन एज इट मिल गया। जैसा आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट भी पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमें एज इट हमें वो मिल जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। फिर आगे हमने बताया कि जे क्या, जे इज आइदर इंटीजर और हाफ इंटीजर। तो जे हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा इंटीजर भी हो सकता है या हाफ इंटीजर भी हो सकता है। तो जे की जो वैल्यू है, जो ये एम जे जो हमारा क्वांटम नंबर, इसकी हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस जे से लेकर प्लस जे तक इसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। तो एज वी नो डैट जे प्लस वेव फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन ऑफ जे जी, ये हम जानते हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, ये आइगन फंक्शन है ऑफ जी कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। यानी कि जब हम इस वेव फंक्शन को इस पे अप्लाई करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगी, आइगन वैल्यू मिलेगी और साथ में ये फंक्शन हमें एज इट मिल जाएगा। यहाँ पे हमने किया कि इसको अप्लाई किया,
जी कंपोनेंट पे ये हमारा वेव फंक्शन है, ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑपरेटर। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में इसको अप्रूव भी किया था। तो ये जब इस पे हम क्या करते हैं, ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं जी कंपोनेंट पे, तो ये हमें क्या मिलती है, ये हमें आइगन वैल्यू मिलती है। और आप देख सकते हैं कि m+1 यानी कि ये 1 यूनिट वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेजिंग ऑपरेटर भी हम इसका कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब ये किसी ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं उसकी 1 यूनिट वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिंग ऑपरेटर। नाम से जाहिर है, रेजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज कर देना, रेजिंग ऑपरेटर। तो आपको अगर आप लेक्चर नंबर 2 सुनना चाहें, वो आप लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 आपको देखना ज़रूरी है, तभी आपको लेक्चर नंबर 2 की समझ आएगी। However, we do not know whether J plus has a unit norm or not. हम ये तो जानते हैं कि ये रेजिंग ऑपरेटर है, हम ये नहीं जानते कि ये यूनिट नॉर्म है या नहीं है। यूनिट नॉर्म का मतलब है कि जब हम इस पर इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या ये नॉर्मलाइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है कि वो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है हमेशा। कि जब भी आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 1। तो अगर आंसर 1 आ जाता है तो फिर वो फंक्शन वो नॉर्मलाइज फंक्शन होता है, अदरवाइज वो नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं होता। वे क्वांटम मैकेनिक्स में ये हम नॉर्मलाइज चीज़ों को करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इफ Jm+1 इज अ नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन, हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ये एक नॉर्मलाइज फंक्शन है, किसका नॉर्मलाइज फंक्शन है, जी जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है उसका, और इसका आइगन वैल्यू ये है, तो फिर हमारा क्या होगा, ये हमारा जी कंपोनेंट है, इसको हमने क्या किया, इस पर अप्लाई कर दिया, और ये हमारी क्या आएगी, आइगन वैल्यू आ गई। ये हमने क्या किया, इसको सपोज किया, ठीक हो गया। ये कहता है कि, और ये आपने ये जो है ना, ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि Jm+1 इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी प्रूफ शुदा है। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये क्या डिमांड करती है, ये डिमांड करती है कि जो हमारा रेजिंग ऑपरेटर है, ये किसके, जब हम इसको अप्लाई करते हैं, ये जो रेजिंग ऑपरेटर है, जब हम इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। ये वैसे जनरलाइज फार्मूला है इसका रेजिंग ऑपरेटर का, ठीक हो गया। पहले जो हमने बात की थी वो हमने क्या किया था, हमने वो जी कंपोनेंट पे जो एंगुलर मोमेंटम था उस पर हमने क्या किया था, अप्लाई किया था। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म है कि रेजिंग ऑपरेटर की, ये रेजिंग ऑपरेटर है, ये फंक्शन है, वेव फंक्शन, इसको अप्लाई किया तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू आती है। और साथ में ये जो वेव फंक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर Jm है और यहाँ पर Jm+1 है, तो ये इंडिकेट कर रहा है रेजिंग ऑपरेटर को, रेजिंग फंक्शन को, कि ये डिनोट कर रहा है कि जो आइगन वैल्यू होगी वो हमारी 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर Jm और यहाँ पर Jm+1 है, ठीक हो गया। Jm इसकी समझ आ जाएगी कि यहाँ पर Jm है और यहाँ पर Jm+1 है। क्यों Jm+1 है, क्योंकि ये हमारा रेजिंग ऑपरेटर है। जब भी आप रेजिंग ऑपरेटर पर वेव फंक्शन को अप्लाई करेंगे, हमें ये वैल्यू में मिलेगी, साथ में जो वेव फंक्शन होगा उसमें वो वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि जब भी जो इसकी आइगन वैल्यू होगी, ये जो Cjm+, तो इसमें 1 यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पर माइनस होता लोअरिंग ऑपरेटर, फिर हमने यहाँ पर क्या लिखना था, -1 लिखना था। क्योंकि ये रेजिंग ऑपरेटर, इसलिए यहाँ पर क्या आया, +1 आ गया। तो Jm+1 क्या है, ये हमारा अननोन कांस्टेंट, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है। ये डिपेंड करती है कि आप किस वेव फंक्शन पर इसकी अप्लाई कर रहे हैं। जब आप एंगुलर मोमेंटम पे अप्लाई करेंगे, ये तो बात अंडरस्टूड है कि 1 यूनिट वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन साथ में ये जो आइगन वैल्यू है ये डिफरेंट होगी। एंगुलर मोमेंटम के केस में वैल्यू और होगी, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में वैल्यू और होगी, यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेटर पर इसको अप्लाई कर रही हैं। लेकिन जिस ऑपरेटर पर भी आप अप्लाई करेंगे, 1 जो उसका
नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ये अंडरस्टूड है। इसलिए ये हमारा जो जी है ये हमारा अननाउन है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वे ऑपरेटर पे। अब हमने इस पे क्या किया, अप्लाई कर दिया जे माइनस ऑपरेटर को, यानी कि लोअरिंग ऑपरेटर को हमने इस पे रेजिंग ऑपरेटर पे अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया। तो ये जो है ना ये चीज़ ये इसके इक्वल होती है, ये सारी चीज़ इसके इक्वल होती है। ये भी आप लेक्चर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था अगर आप लेक्चर 2 आपको तभी समझ आएगा जब आपको लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा। ये चीज़ इसके इक्वल हो गई। अब हमने वैसे तो सिंपल मैथ में फार्मूला पढ़ा होता है कि एक दफ़ा अगर माइनस हो रही हो और एक दफ़ा प्लस हो रही हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप फार्मूला कौन सा लगाते हैं, ए स्क्वेयर वाला। ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्योंकि जब भी आप ये फार्मूला देखेंगे तो आपके ज़हन में यही आएगा कि हमने ये फार्मूला हमने लगाना है, ए प्लस बी माइनस बी। तो आपने ये नहीं करना कि आपने ये फॉर्म बन रही है तो आप बोले जी हम ये वाला फार्मूला क्या करें, हम ये फार्मूला लगा देते, नहीं, क्योंकि ये ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाया। अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएंगी। इसलिए आपने इसको क्या किया, प्रॉपर मैथमेटिकल इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है कि ये जो जे प्लस है इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, जे को जे एक्स को जे एक्स से मल्टीप्लाई किया, जे एक्स स्क्वेयर आ गया, फिर जे एक्स को जे वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर हमारा क्या आ गया, आई जे एक्स और जे वाई आ गया। तो आपने इस तरह इसको क्या करना है, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये फिर हमारा ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारा रिजल्ट आ जाता है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसमें क्या कहना, जे एक्स स्क्वेयर ये वाई हो गया, यहाँ से योल्टा कॉमन आ जाता है, पीछे हमारा क्या रह जाता है ये, और ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, ऑपरेटर की इक्वल होती है। ये चीज़ ये मैंने नीचे आई थिंक ये वाला, यहाँ से योल्टा को कॉमन ले ले, पीछे क्या बात जाता है, जे एक्स जे वाई माइनस जे एक्स जे वाई। ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, जे एक्स कॉमा जे वाई ऑपरेटर के। तो इसलिए मैंने आपको बताया था अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाना था, क्योंकि ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, इस फॉर्म के। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आंसर आएगा, और अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये फिर हमने लिख लिया। अब जो जे एक्स और जे वाई है ये नीचे मैंने बताया भी हुआ, ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ये सारे ऑपरेटर्स की ये वो फार्मूले है, वो आपने याद करने हैं, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जे एक्स स्क्वेयर, ये जे एक्स स्क्वेयर प्लस जे वाई स्क्वेयर प्लस अयोर्टा, जो ये राइट हैंड साइड है ये एज इट ही आ जाएगी, जो जैसी है वो वैसे यहाँ पे रह जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ है ये सारी चीज़ इक्वल है जे स्क्वेयर माइनस जे जी स्क्वेयर प्लस अयोर्टा मल्टीप्लाई बाई अयोर्टा एच बार जे जी का कंपोनेंट, ये नीचे मैंने बताया है। ये जो जे टोटल एंगुलर मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है, एक्स वाई कंपोनेंट के, वाई कंपोनेंट के और जी कंपोनेंट के। हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो ये इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, जे स्क्वेयर माइनस जे जी का स्क्वेयर। ये चीज़ ये वाली ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल हैं, ये दोनों इसके इक्वल हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम माइनस जी कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो ये ऑपरेटर ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है अयोर्टा एच बार जे जी का कंपोनेंट। तो ये मैंने ये लिख दिया, और ये अयोर्टा यहाँ पर, ये जो अयोर्टा ये वो वाला अयोर्टा ये पीछे साथ में आ रहा है। तो अयोर्टा का अयोर्टा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है, अयोर्टा स्क्वेयर है, जो अयोर्टा स्क्वेयर की वैल्यू जो अपन पुट की तो आंसर क्या आता है, -1 आंसर आता है। तो अब हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने यूज़ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने सबसे पहले लिखी है,
कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, जे इंटू जे प्लस वन एच बार स्क्वेयर जे एंगुलर वो वेव फंक्शन, और जो जी कंपोनेंट वो इस चीज़ के इक्वल होता है। तो ये आपने सिर्फ वो वैल्यूज को पुट कर देना है टोटल एंगुलर मोमेंटम की। तो ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी ये वैल्यू आपने ये वैल्यू पुट कर दी, और ये जो हमारा जी कंपोनेंट इसकी वैल्यू आपने ये पुट कर दी। ठीक हो गया। फिर इसको अगर हमने ये जो राइट हैंड साइड है ये एज इट वैसे ही आ रही, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, ये कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये एज इट वो जैसी है वैसी आ रही है। तो फिर ये सारा आ गया माइनस एम स्क्वेयर एच बार स्क्वेयर जी एम, और ये सारा फिर वही एज इट आ गया कि यहाँ पर एच बार को एच बार से मल्टीप्लाई किया तो एच बार स्क्वेयर आ गया। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो ये तो आप कर ही लोगे। यहाँ से आपने क्या किया, एच बार को स्क्वेयर को आपने कॉमन लिया, पीछे रह गया जे इंटू जे प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन, और वेव फंक्शन हमारा आ गया, और ये एज इट आ गया। अब हमने ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट लेना है इसका। तो अगर आप इनर प्रोडक्ट नहीं जानते तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको इस पे वो लेक्चर बनाऊंगा मैं। इनर प्रोडक्ट यहाँ पे आपको सिंपली मैं वैसे बता देता हूँ इनर प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखिए ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा हमने एज इट लिखा। अब जो इनर प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, वेव फंक्शन के लेते हैं कि ये हमारा जे एम प्लस वन है, तो इनर प्रोडक्ट का मतलब है उसी वेव फंक्शन को आपने वो उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और ऑपरेटर्स को आप इस फॉर्म में हमेशा लिखती हैं, जब वो मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स हो रही होती हैं तो आप इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट डाल के वो दोनों जो वेव फंक्शन होते हैं वो लिखती हैं, और दरम्यान में क्या डाल देती हैं, कॉमा डाल देती हैं। ये लिखने का तरीका होता है प्रोडक्ट लेने का, इनर प्रोडक्ट लेने का ये तरीका है कि जब भी मैं बोलूँ कि इनर प्रोडक्ट लो, अगर मैं बोलूँ ए का इनर प्रोडक्ट लो ए ऑपरेटर का, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू ए ऑपरेटर कॉमा ए ऑपरेटर। तो ये हमारी चीज़ क्या होगी, इसको हम क्या क्या कहती हैं, इनर प्रोडक्ट। यानी कि जो वेव फंक्शन है वो आपने लिखना और दरम्यान में कॉमा डाल देना, ब्रैकेट लगानी है, इसको हम बोल देती हैं इनर प्रोडक्ट। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन जे एम प्लस वन है, ये हमने ये सी जी एम ये आ गया। और अब इस जो साइड है यहाँ पर हमने एक हमारा ऑपरेटर है जे एम प्लस वन, और एक हमारा वेव फंक्शन है जे एम प्लस वन का, एक सिंपल जे एम है ये, और एक है जे एम प्लस वन का। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर हमने उसी जो वेव फंक्शन है वो ही हमने लिख दिया और दिमाग में कॉमा डाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने सिंपल ये एडिट आ गया। तो ये जो जे माइनस और वेव फंक्शन जे एम प्लस वन है, तो ये जे माइनस और ये वेव फंक्शन है वो आ गया, यानी कि ये सारी चीज़ एज इट यहाँ पर आ गई, ये वाली आ गई। तो होना तो ये चाहिए था, यहाँ पर भी क्या होता है, जे एम प्लस वन होता, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जो वेव फंक्शन है वो हमने उसको लिखा और दिमाग में कॉमा डाल दिया। यहाँ पे भी ये होना चाहिए था कि क्योंकि यहाँ पर वेव फंक्शन जे एम प्लस वन है, तो यहाँ पे भी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए था, जे एम प्लस वन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वेव फंक्शन है जे एम। ये जे एम वेव फंक्शन क्यों है, क्योंकि साथ में इसके लोअरिंग ऑपरेटर है। लोअरिंग ऑपरेटर क्या है, ये जब इस पर अप्लाई होता है, ये इन रियलिटी ऐसे है कि इस लोअरिंग ऑपरेटर का काम क्या होता है, वन को डिक्रीज कर देना, कि जब हम इन प्रोडक्ट पे और जो उसको यूज़ करेंगे और साथ में हमारा ये लोअरिंग ऑपरेटर भी मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर कोई लोअरिंग ऑपरेटर नहीं है, सिंपल वेव फंक्शन, इसलिए हमने उसको एज इट लिख दिया, दरम्यान में कॉमा डाल दिया। लेकिन ये जो वेव फंक्शन है इसके साथ लोअरिंग ऑपरेटर मौजूद है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो लोअरिंग ऑपरेटर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हम जे एम प्लस वन नहीं लिख सके, क्योंकि लोअरिंग ऑपरेटर ने क्या किया, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। मैंने आपको बताया कि जो रेजिंग ऑपरेटर होता है वो वैल्यू वन प्लस इंक्रीज कर देता है, और जो लोअरिंग ऑपरेटर होता है वो वन वैल्यू डिक्रीज कर देता है। अगर ये हमारा जे लोअरिंग ऑपरेटर यहाँ पर मौजूद ना होता तो ये सिंपल यहाँ पर भी हमने क्या लिखना था, जे एम प्लस वन कॉमा जे एम प्लस वन लिखना था। अगर ये चीज़ ना होती, अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर हमने क्या करना था, जे एम प्लस टू यहाँ पे होना था और कॉमा जे एम प्लस वन होना था।
क्योंकि जो रेजिंग ऑपरेटर वो 1 क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो इसलिए इसका वैल्यू 1 डिक्रीज कर देगा। अगर ये 1 यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर इसकी 1 वैल्यू इंक्रीज हो जानी थी। अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो सेम यहाँ पर वही आ जाता, JM+1 आ जाता। तो अब हमने डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर्स की अप्लाई कर दी, ये आ गया हमारा। एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर्स क्या कहता है कि आप पोजीशन को इंटरचेंज कर सकती हैं, कि पहले वो J माइनस यहाँ पर है तो आप उसको इसके साथ आप लिख सकते हैं। तो वो हमारा जो आप J माइनस वो यहाँ पर आ गया है, यानी यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके। कौन सी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी को हमने यूज़ कर दिया। फिर ये एच बास के ये सारा कुछ एडिट आ गया। ये जो चीज़ है ये मैंने आपको बताया था, याद रखने, ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अगर सेम ऑपरेटर हो वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। जैसे कि लेट्स सपोज ये जो था, ये भी ऑपरेटर सेम है, ये भी ऑपरेटर सेम है, तो ये इक्वल किसके होंगे, 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो, ये ए ऑपरेटर कोमा बी ऑपरेटर हो। अब चूंकि दोनों ऑपरेटर्स के हैं डिफरेंट है और आपने इनका इनर प्रोडक्ट लिया होगा, ये 1 के इक्वल नहीं होंगे। 1 के इक्वल तब होंगे जब सेम ऑपरेटर होगा, इसलिए ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये सेम है तो ये क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसलिए यहाँ पर हमने वो कुछ भी ये दोबारा वेव फंक्शन को नहीं लिखा, और ये ऑपरेटर्स क्योंकि डिफरेंट है तो ये एज इट चल रहे हैं साथ साथ। ठीक हो गया। अब जो ये किसके इक्वल होता है, ये चीज इसके इक्वल होती है। तो ये हमने क्या कर दिया, इस पे अप्लाई कर दिया। हमारे पास क्या है, J+ है ऑपरेटर है, तो ये चीज इसके इक्वल होती है। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, JM+ हो जाएगा आपका, क्योंकि और ये साथ में C ये वैसे आ गया। अब यहाँ पर ऊपर था J, ये देखो ऊपर J+ है, तो नीचे अब मैंने क्या लिखा है, C लिखा है। तो ये इसलिए मैंने C लिखा है क्योंकि बाहर जो ऑपरेटर है वो भी हमारा क्या C है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर C लिखा। अगर ये ना हो तो फिर हमने इसको J ही लिखना था। तो ये हमने फॉर्म इसलिए यूज़ किया ताकि ये दोनों सेम हो सकें, यहाँ पर जो भी ऑपरेटर ये दोनों सेम हो सके, इसलिए हमने ये रिलेशन यूज़ किया। अगर आप यहाँ पर J लिख दोगे कि JM+ लिख दोगे, फिर वो इस रिलेशन को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपने क्या किया, इस रिलेशन को यूज़ किया ताकि बाहर वाला और अंदर वाला क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर C को यूज़ किया, जिससे आपने परेशानी होना, ये कैलकुलेशन करने के लिए हमने इस रिलेशन को यूज़ किया ताकि ये चीज़ C वो इक्वल हो जाए। तो इसलिए ये डजेंट मैटर है कि यहाँ पर आप J आपने क्यों नहीं लिखा। अगर आप J लिखोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए आपने इसको C ही लिखना है बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। ठीक हो गया। तो ये भी आगे इसको फिर बाय निकाल लिया, और पीछे क्या रह गया, JM+1 और JM+1 आ गया। अब हमने इस पे देखिए, यहाँ पर JM था और यहाँ पर JM+1 है। तो जब आपने इस पे अप्लाई किया है तो ये चीज़, और साथ में इसमें आपने +1 का इंक्रीज कर दिया है, और साथ में आपने क्या लाकर लिख दिया है, CJM+ लिख दिया है। तो अब आपको होप्स हो कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये JM+1 और JM+1 सेम हो गया, ये अगेन किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये जो है ये दोनों हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, C+JM mod का स्क्वायर। अब आप ये चीज़ 1 के इक्वल हमने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसके गिर्द ब्रैकेट्स नहीं है। अगर ये इस तरह इसके गिर्द ऐसे ब्रैकेट्स होती हैं, यानी ये हमारा वो ऑपरेटर फॉर्म में होना था, तो भी ये भी चीज़ 1 के इक्वल हो जानी थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है, ये ब्रैकेट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ फिर 1 के इक्वल नहीं हो सकती। तो फिर ये चीज़ किसके इक्वल होगी, या मॉड का हम स्क्वायर ये ले सकते हैं। अब मॉड की दो वैल्यूज होती हैं, या प्लस होती है या माइनस होती है। तो हमने इसका क्योंकि इसको इजी रखना है,
तो फिर हमने क्या करना है, फॉर सिंप्लीफिकेशन इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, रियल वैल्यू लेंगे। कम्प्लेक्स वैल्यू हम इसकी नहीं लेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करती है माइनस को और जो रियल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है प्लस को। तो चूँकि हम रियल वैल्यू ले रही हैं और रियल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है प्लस को, लिहाजा हम इसका प्लस वैल्यू ये हमने यूज़ किया, माइनस सी जी एम प्लस हमने यूज़ नहीं किया। बाकी सारा वही एज इट आ गया। स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लिया, स्क्वेयर रूट लिया। ये वैसे ये ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे बाय प्लस की वैल्यू और ये स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर रूट ये कट जाता आपस में, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। तो फिर यहाँ पर भी स्क्वेयर लेना पड़ेगा क्योंकि वो इक्वेशन है, तो इसलिए ये वो एक्सप्रेशन आया। तो यहाँ पे जो h बार स्क्वेयर है इसका ये स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, तो ये बाहर लिख लीजिए, ये बाहर आ जाएगा, बाकी ये स्क्वेयर रूट के अंदर ही रहेगा। तो सी जी एम प्लस की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी है, जो हमने ऊपर ये हमने इसकी जनरल फार्मूला में हमने इसकी वैल्यू लिखी हुई थी ये वाली, तो ये हमने वैल्यू क्या की है यहाँ पर यूटिलाइज कर दी। जे प्लस वे फंक्शन जे एम प्लस वन, तो ये हमारी क्वेश्चन आज का टास्क यही था कि हमने इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना कि ये क्वेश्चन कैसे आई है। तो आपकी असाइनमेंट है कि आपने सेम यही क्वेश्चन विद लोअरिंग ऑपरेटर आपने क्या करनी है, प्रूफ करना, ये आपकी असाइनमेंट है। तो आपने इसको खुद ही सॉल्व करना, सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। बस आपने जे प्लस की यहाँ पर क्या लिखना है, जे माइनस लिखना, बाकी सारा कुछ वही है, इसमें कोई चेंज नहीं होना, सिर्फ जे प्लस की यहाँ पर जे माइनस आना, सारा कंसेप्ट भी वही कंसेप्ट है। तो ये आज आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो ये आपने मुझे सॉल्व करके देनी है। तो असाइनमेंट किया जे, अगर आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमसे ये सॉल्व नहीं हुई, तो आप काइंडली लेक्चर बना दें, तो तब मैं लेक्चर बनाऊंगा, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन का मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा। अगर स्टूडेंट से मुझे बोला तब मैं इस क्वेश्चन का लेक्चर बनाऊंगा, अदरवाइज़ क्योंकि जो रेजिंग है लोअरिंग ऑपरेटर्स हैं, इनके जो लेक्चर है ये पूरी लेक्चर सीरीज़ बनती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसने लेक्चर सीरीज़ में क्या होना, इसने वो कवर अप होना है। तो इसलिए फिर ये जल्दी से अगर मैं टॉपिक तभी ख़त्म होगा जब आप साथ साथ मेरे साथ होगे, असाइनमेंट जो वो प्रॉपर तरीके से वो हल करेंगे, तो तभी ये लेक्चर हमारा जल्दी कवर हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स का। अदरवाइज़ ये बहुत ही लेंथी टॉपिक्स हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे सर हमें बहुत लेट होगी क्या, तो इसलिए आपने मेरा साथ देना है। जो चीज़ नहीं समझ में आती आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बार बार पूछ सकती हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, तो सारा कुछ वही रहेगा। तो एच बार ये ब्रैकेट के बाहर है, और यहाँ पर बेस फंक्शन क्या होगा, ये क्योंकि लोअरिंग ऑपरेटर है तो इसलिए सिर्फ क्या आएगा, जे एम आएगा। ये आपने क्या करनी है, इसको असाइनमेंट आपने देनी है। तो यही था हमारा आज का सेकंड लेक्चर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स का। या फिर आपसे कह रहा हूँ अगर आपने इसको लेक्चर नंबर 1 को अगर आपने वो देखा होगा तभी आपको लेक्चर नंबर 2 की समझ आएगी, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। बहुत सी चीज़ें वो बार बार टाइम नहीं होता एक्सप्लेन करने का, इसलिए वो फिर हमें शॉर्टकट में वो बताना पड़ता है ये चीज़ इसके इक्वल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये चीज़ इसके इक्वल क्यों है, तो फिर आपको पूरे लेक्चर में प्रॉपर देखने होंगे। अगर आप लेक्चर स्किप करेंगे फिर भी आपको समझ नहीं आएगी, तो फिर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं होगा अगर आपको समझ नहीं आती। हाँ, अगर आपको पूरा लेक्चर को सुनने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती फिर आप ये मुझसे गिला कर सकते हैं कि सर यहाँ से हमें समझ नहीं आई, और उसका मैं जिम्मेवार हूँ। और ये मेरा चैलेंज है कि पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है और एक ही इससे वो सीट में सुना है बिना डिस्टर्बेंस के, तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हाई लेवल फिजिक्स के और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेक्चर्स बनाता रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। और अगर आपको PDF नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये हमारा नंबर है,
मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप फ्री आपको वर्ड जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। फ्री नोट्स सिर्फ उन्हीं के लिए होंगे, वैसे मैं नोट्स सेल करता हूँ, लेकिन फ्री नोट्स सिर्फ उनके लिए हैं जो यूट्यूब के रेफरेंस के वो आएंगे, तो मुझे पता हो कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे, तो उनके लिए मैं नोट्स फ्री होंगे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इससे आप हैंड रिटन नोट्स भी आप इस लेक्चर के ले सकते हैं। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँ ताकि आप वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा।